अस्सलामुअलैकुम। सिटी 10 के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो ये प्रोग्राम रमशा कंवल जो कि आपकी होस्ट प्यारी होस्ट करती थी, निजी मसरूफियात की वजह से आज इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कराची के वेदर की, जो कि बहुत ही सुहाना हो गया और सुबह के वक्त हमने देखा कि हल्की बारिश हुई है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिससे मज़ीद सुबह की जो एक खूबसूरती होती है उसमें इजाफा हो गया है। साथ ही साथ हम बहुत सारी स्टोरीज़ पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपकी फेवरेट है और हमारी भी फेवरेट है मोटिवेशनल स्टोरी, उसके ऊपर आते हैं और आपको इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही एक अच्छी स्टोरी के साथ आप इस सुबह का आगाज़ करते हैं। जी हाँ, एक बच्चे की स्टोरी है, एक वालिद साहब की स्टोरी है। क्या इस स्टोरी से हमें मिलेगा वो हम आज जानते हैं। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। ये सबको फिक्र होती है कि क्या वैल्यू है, तो आज अपने प्रोग्राम में जो कि मोटिवेशनल स्टोरी के ज़रिए आपको बताते हैं। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की वैल्यू समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना, कुछ बोलना नहीं। वो लड़का मार्केट गया, कुछ देर वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत इसके पास आई और इस पत्थर की कीमत पूछने लगी। लड़के ने चुपचाप अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी औरत बोली, 200 रुपये ठीक है, मैं ये पत्थर खरीद लूँगी। वो लड़का हैरान हो गया, एक पत्थर की कीमत 200 रुपये। ये पत्थर तो कहीं भी पड़े हुए मिल जाते हैं, लेकिन इसका कीमत 200 रुपये। वो फ़ौरन अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली जो इस पत्थर के लिए 200 रुपये दे रही थी। आगे चलते हैं, स्टोरी का आपको और बताते हैं। उसके पापा ने कहा, अब तुम इस पत्थर को म्यूज़ियम में लेकर जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत बोलना, बस वही अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। उस बच्चे ने वैसा ही किया। वो लड़का म्यूज़ियम में गया, वहाँ पर एक आदमी ने इस पत्थर को देखा और कीमत पूछी। लड़के ने चुपचाप अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये ठीक हैं। अच्छा जी, जब वो 20,000 का बोला वो बच्चा बहुत हैरान हुआ। मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का फिर बहुत ज़्यादा हैरान शशोपंच में पड़ गया कि और फ़ौरन भागता हुआ अपने पापा के पास गया और बोला, पापा म्यूज़ियम में मुझे एक आदमी मिला है और वो इस पत्थर के 20,000 रुपये दे रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इस स्टोरी को आपको बताते हैं। उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर। अगर वहाँ पर भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो तुमने कुछ भी नहीं कहना। जो उसके बाप ने कहा कि जहाँ भी जाओ बस 2 उंगलियाँ उठा देना और कुछ नहीं कहना। उसने वैसे ही सिर्फ अपनी 2 उंगलियाँ खड़ी कर देनी है जब वो आगे उस पत्थर की दुकान में जाएगा। लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे खड़ा हुआ था। जैसे ही इस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम हैरान हो गया। वो काउंटर से बाहर निकला और फौरन इस बच्चे के हाथ से वो पत्थर ले लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। ये पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुमने कहाँ से दरियाफ्त किया? इसकी कीमत क्या है? वही सवाल जो कि तमाम लोग कर रहे थे, चाहे वो मार्केट गया हो, चाहे वो म्यूज़ियम में गया हो। अब जब वो पत्थरों की दुकान में आया तो काउंटर के पीछे जो शख्स खड़ा होता वो बड़ा हैरान हुआ और उसने ये बात कही कि मैं पूरी ज़िंदगी इस पत्थर की तलाश में था और कहाँ से दरियाफ्त किया। उस बच्चे से कहा। लड़का फिर चुप रहा और अपनी सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर दी उसने। तभी वो आदमी बोला, 2 लाख रुपए ठीक है, मैं इसके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ ये पत्थर मुझे दे दो। अच्छा जी, लड़के को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा वो बूढ़ा आदमी इस पत्थर के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तभी इसके पापा ने कहा, क्या तुम समझे कि तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? ये तुम पर मुनहसर है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कहाँ रखते हो। जी हाँ, बिल्कुल, इस स्टोरी से ये हमें अपनी वैल्यू पता चलती है, अपनी ज़िंदगी की वैल्यू पता चलती है कि भाई की ज़िंदगी में आप अपनी वैल्यू कहाँ रखना चाहते हैं। चाहे वो आप पढ़े लिखने के बाद आप उन लोगों में बैठें जहाँ पर आपकी उस पढ़ाई की वैल्यू हो, आपकी रिस्पेक्ट हो,
ये बड़ी अच्छी स्टोरी है और इस मोटिवेशनल स्टोरी के हवाले से हमारे रिपोर्टर्स जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आपको इस स्टोरी से क्या वैल्यू मिलती है और आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में, अपने काम में इनकी बड़ी वैल्यू है और इनके काम की बहुत वैल्यू है। अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अशरफ साहब, आप ठीक हैं? आजिज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह बहुत खूबसूरत हुई आज कराची की, कैसे हैं आप, ठीक है? कराची में सुबह को हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जी, तो उस वजह से मौसम बहुत खुशगवार है। अच्छा, जो आपने स्टोरी सुनी, जो कि आप लोग हमेशा रोज सुनते हैं, आज जो स्टोरी की वैल्यू आपको क्या लगी, क्या होना चाहिए कि हम इंसान अपनी वैल्यू कहाँ कहाँ रखता है? नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें एक मतलब कि एक मैसेज ये है कि उसके बाप ने जो है अपने बेटों को एक मैसेज दिया कि जाके सीखो कि क्या चीज़ है, कि अगर मैं नहीं रहूँ या वो, तो ऐसे बड़े लोग जो हमारे होते हैं वो मैसेज देते हैं। तो उसको एक पत्थर दिया, फिर वो एक जगह पे गया, उसने कोई अमाउंट नहीं बोली, 2 उंगलियां उठाई, फिर दूसरी जगह, तो फ़र्क उसको बताया कि कहाँ जो चीज़ है कहाँ जाके आपको उसको देनी है, वो टारगेट करें आप उधर। जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं, अगर हम अपनी बात करें खबरों की, जब हम खबर देते हैं तो उस खबर को अगर हम सही टैग लाइन पे हिट नहीं करेंगे तो खबर नहीं उठती है, वैल्यू खत्म हो जाएगी, वैल्यू भी नहीं होती। हाँ, मतलब वही, अब वो आजिज़ भाई भी हमारे तो पॉलिटिकल और मैं हूँ बिजनेस पे, तो हमारी रोज़ आए दिन जो है वो गपशप इस पर थोड़ी सी वो रहती है। लोग समझते हैं हम लड़ रहे हैं, तो हम बहस कर रहे होते हैं। आजिज़ भाई मेरे बहुत सीनियर हैं और मतलब कुछ खबरों पे जो है हमारा, हम सबके सीनियर हैं, तो खबरों के ऊपर हम मतलब मैं सीख भी रहा होता हूँ कि ना कोई चीज़ अगर वो हो रही होती है तो मैं आजिज़ भाई को तंग करता रहता हूँ, तो सीखने से आगे ही बढ़ता है और जो मालूमात जितनी मिले। तो इसका जो मैसेज है इस स्टोरी का बहुत अच्छा है कि सही जगह पे सही चीज़ को ले जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और अपने बड़ों से, अपने सीनियर से सीखना चाहिए और हम भी अभी तक सीख रहे हैं अशरफ साहब से, आजिज़ साहब से। आजिज़ साहब, बड़ा अच्छा मैसेज है। एक तो ये है कि आप उस चीज़ की वैल्यू कहाँ रखते हैं। अब वो मार्केट की बात, मार्केट में आप जाएंगे तो वो कोड़ियों के मॉल में मिलेंगे, मगर जो उसकी असल जगह थी जहाँ पर उसकी वैल्यू थी वही पत्थरों की दुकान में या उसकी इसमें 2 मैसेजेस हैं बड़े ज़बरदस्त। एक तो अशरफ भाई ने जो बताया, दूसरा पत्थर हमेशा तारीखी तौर पे कीमती रहा है। पत्थर जो चीज़ है, हीरा भी एक पत्थर है जी, तो और पत्थर की वैल्यू वैसे इंसान की तारीख में हज़ारों साल से है। पत्थर को जो है, पत्थरों मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। यानी पत्थर को इंसान ने पूजा है, पत्थर को खुदा इतना दर्जा दिया है इंसान ने कि खुदा का दर्जा दिया। तो लेकिन इस कहानी में जो आपने सुनाई है, इसमें ये मैसेज है कि इस पत्थर को वही शख्स जान सकता है जो इसकी कीमत या इसकी वैल्यू का अंदाज़ा हो, जिसको वो, जैसे आपने बताया, जिसको कहते हैं जी। तो हर किसी को तो उसके, किसी ने 20 रुपये बोल दिए, किसी ने 2000 बोल दिए, लेकिन उस शख्स को उसकी वैल्यू का अंदाज़ा था कि कितनी कीमती चीज़ है, तो 2 लाख रुपए में वो खरीद लिया। बहरहाल इंसान की वैल्यू है और पत्थर की भी वैल्यू है, दोनों चीज़ों की वैल्यू। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है इस दुनिया में बिला वजह नहीं बनाई और हर एक चीज़ की कीमत है। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और टॉप स्टोरीज पर जाते हैं। और हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कराची में जो मौसम है वो बहुत सुहाना है। जी हाँ, बिल्कुल, कराची में एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बारिशें भी हो रही हैं, हल्की बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी भी हो रही है और जो कराची में शिद्दत थी गर्मी की वो ख़त्म हुई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि कराची पर अपनी रहमत को बरसाए रखें। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज़ पर आते हैं। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। डिफेंस, क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन और अतराफ में वक्फे से बूंदाबांदी जारी रही। कोरंगी में भी बूंदाबांदी हुई और इसका सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ शहर में आज भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि आज इम्कान है कि बारिश हो सकती है, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। और जो दर्जा हरारत है आज का वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। जनूब मगरबी सिमत से 7 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और इसके साथ हम दूसरी स्टोरी पर आते हैं और बात करते हैं कि चंद घंटों की बारिश ने हुक्मरान जमात के दावों की कली खोल दी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये कहना है शाही सैयद जो कि एनपी के रहनुमा हैं। शहर भर का निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो जाना बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है। 25 से 30 मिलीमीटर बारिश में कराची भर का सीवरेज सिस्टम चौक होने से तमाम सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ये कहना शाही सैयद का। मजीद कहते हैं कि बारिश से ट्रैफिक निज़ाम का जो निज़ाम है वो दरहम भरम होकर रह गया, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
सूबाई और सिटी हुकूमत की नाअहली, करप्शन, लूटमार और करोड़ों रुपए की फंड्स गबन करने की सज़ा आज करोड़ों अहलियाने कराची भुगत रहे हैं। चंद घंटों की बारिश में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो जाना सूबाई और सिटी हुकूमतों के नाक़िस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक अपना क़िबला दुरुस्त करे और शहरियों को हंगामी सूरत हाल में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाएं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा बारिश के बाद बहुत मखजूज सूरत हाल हो गई, और जब परसों रात में बारिश हुई उसके बाद जो घरों को, क्योंकि संडे था और फैमिलीज़ अपने रेस्टोरेंट्स और तफरी मकामात पे जाती हैं, उसके हवाले से हमने देखा कि बहुत बुरी हालत थी और मुश्किल हो रही थी बहुत सारी चीज़ों में। फिर पानी खड़ा हो गया और कल तक शाम तक पानी ना निकला और ये कराची भर की सिचुएशन रही। साथ ही साथ शाही सैयद ये कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक, जो कि जाहिर से बात है कि इलेक्ट्रिक को मुसल्लत किया गया हम पर, और फिर साथ साथ बिजली महंगी, और उसके बाद जो सिचुएशन है एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का वो बहुत ज़्यादा है, जिससे आवाम जो है बिलबिला उठी है और वो कहती है कि टैक्स भी दें, इतना भारी भरकम बिल भी अदा करें और फिर हमें बिजली ना मिले, तो ये नाइंसाफ़ी है कराची वालों के साथ। तो जाहिर सी बात है। और साथ ही साथ आपने ये पहली स्टोरी जो हमारी सुनी कि महकमा मौसमियात कहता है कि आज भी बारिश का इम्कान है। अगर बारिश अल्लाह करे रहमत बरसे इसमें शहर पर, और अगर जाहिर सी बात है रहमत तो होती है मगर वो जहमत बन जाती है, तो सूबाई हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है, चाहे वो शाही ANP हो या दीगर जमातें हों। जी हाँ, आप आगे बढ़ते हैं, स्टोरी पर जाते हैं। बल्दिया उस्मा कराची के तमाम महकमों को जदीद तकाज़ों से हमांग किया जाएगा और महकमों से मुतालिक तमाम मालूमात के MC वेबसाइट पर दस्तियाब होगी। जी, ये कहना है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का। वो कहते हैं कि कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क समेत तमाम तफरीही इदारों के टिकट घर बैठे ऑनलाइन भी लिए जा सकेंगे, जबकि पेशगी बुकिंग भी वेबसाइट के ज़रिए कराई जा सकेगी। जी हाँ, कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि आप घर में बैठे और आपकी जो पेशगी जो टिकट है वो ऑनलाइन बन सकती है। कराची के तमाम महकमों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा, ये कहना है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का। मज़ीद कहते हैं कि कराची चिड़ियाघर, सफारी और महकमों से मुतालिक तमाम मालूमात की MC वेबसाइट पर दस्तियाब होंगी। पार्क समेत तमाम तफरीह इदारों के टिकट घर बैठे ऑनलाइन भी लिए जा सकेंगे, जबकि पेशगी बुकिंग भी वेबसाइट के जरिए कराई जा सकेगी। ये बात उन्होंने महकमा पार्क्स, महकमा रिक्रेशन और महकमा कल्चर स्पोर्ट्स के अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए कहा। अच्छा जी, ये आपको बता रहे हैं, ये स्टोरी जो हम बड़ी अच्छी स्टोरी है जिस पर हम अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे कि घर बैठे आप ऑनलाइन, जो कि हर जगह होता है, दूसरे मुल्कों में भी देखते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बड़ा मुतहरिक होता है और बैठे बैठे आप घर में या अपनी गाड़ी में या कहीं भी आप हो ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। और ये अब सहूलियात कराची वाले भी इससे इस्तेफ़ादा होंगे। और KMC की जानिब से मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मेयर कराची हैं उनकी जानिब से मुतारिफ़ करवाई गई है और कहा गया है कि कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क समेत तमाम तफरीदारों के टिकट घर बैठे ऑनलाइन आप बुक करवा सकते हैं। जी हाँ, अच्छा, एक अच्छी खबर है। अब पता नहीं आप लोगों को ये अच्छी खबर लगे ना लगे, और बताते हैं आपको। दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में पाकिस्तान के 3 शहर शामिल है। वैसे तो पाकिस्तानियों को अपने शहर बड़े महंगे लगते हैं और महंगाई बहुत हो गई है, मगर अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में पाकिस्तान के 3 शहर हैं। वो कौन से हैं वो जानते हैं। फहरिस्त के मुताबिक दुनिया का सस्ता तरीन शहर कराची है। जी हाँ, हमारा शहर कराची जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ता है, जो न्यूयॉर्क के मुकाबले में 81% सस्ता है, जिसके बाद लाहौर दूसरा सस्ता तरीन शहर है। जी हाँ, कराची पहले नंबर पर, दूसरा लाहौर है जो कि सस्ता तरीन इस दुनिया का शहर है। लाहौर से ऊपर भारतीय शहर कोलकाता है, जबकि इस्लामाबाद दुनिया का चौथा सस्ता तरीन शहर करार दिया गया है, जो न्यूयॉर्क से तकरीबन 78.5% सस्ता है। दूसरी जानिब स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा को दुनिया का महंगा तरीन शहर करार दिया गया, जो न्यूयॉर्क के मुकाबले में 1.7% ज़्यादा महंगा है। ये फहरिस्त आपको बता रहे हैं कि दुनिया में कहाँ कौन सी जगह सस्ती है, कौन सा शहर सस्ता है। तो कराची सबसे ज़्यादा सस्ता है, फिर लाहौर, फिर चौथा इस्लामाबाद है। अच्छा जी, जिनेवा के बाद दूसरे नंबर पर स्विस शहर ज़ुरिख रहा, जबकि तीसरे नंबर पर न्यूयॉर्क को रखा गया है। अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के हिस्से में चौथा नंबर, जबकि बूस्टन 5वां महंगा तरीन शहर करार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी खबर देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपको देनी। और गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। गुलशन चौरंगी पर 5 LPG की दुकानों को सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शर्की शहजाद फजल ने कमिश्नर को रिपोर्ट दे दी है और कहा गया है, इस रिपोर्ट में कमिश्नर साहब कहते हैं कि गैर कानूनी सिलेंडरों की फ़रोख्त के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी सिलेंडर शहरियों के लिए गैर महफूज है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि गैर महफूज है। और हम देखते हैं मार्केटों में
सिलेंडर्स इसी तरह बेचे जाते हैं और जो कि इंसानी जानों के लिए बहुत ख़तरा है, अमलाक को भी नुकसान पहुंचता है और इंसानी जानों को भी पहुंचता है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि हम मुहिम शुरू कर दी है हमने और डिप्टी कमिश्नर्स एलपीजी की इंस्पेक्शन को जारी रखेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टोरीज़ हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और ये एक दिल के हवाले से, तो दिल थाम के बैठेगा स्टोरी सुनने से पहले। अमराज कल्ब में 4 अरब की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में 4 अरब की करप्शन हुई है और रिकॉर्ड जमा कराने और अफसरान की अदमपेशी पर नैब का नोटिस हुआ है। नैब ने इंक्वायरी के लिए NICVD के अफसरान को भी तलब कर लिया है। नैब ने NICDB और महकमे सेहत से रिकॉर्ड भी मांग लिया है और NICVD के फंड्स, मुलाजमीन की भर्ती और सैलरी की मद में करप्शन की गई है। ये बड़ी खबर है जो कि आज अपनी स्टोरी में शामिल की है हमने और आपको बता रहे हैं कि अमराज कल्ब में 4 अरब की करप्शन हुई है। करप्शन की दास्तान कोई पुरानी नहीं है और ये जो करप्शन हुई है वो करप्शन जो है साथ ही साथ ये है। अच्छा जी, ये टॉप स्टोरीज़ हमने आपको बताई। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि स्टोरीज़ में कितनी सच्चाई है और इस स्टोरीज़ का क्या होगा। साथ ही साथ कराची का शहर अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि आपकी भी सुबह बड़ी खूबसूरत होगी और इसी दुआ के साथ कि खूबसूरत हमेशा रहे। अपने अपने कामों में आप पहुँच गए हैं और जिनका काम अभी शुरू हुआ है वो जा रहे हैं अपने कामों पर। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अब स्टोरीज़ जो हमने आपको बताई थी, अब उस पर बात कर लेते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर से। और क्योंकि आप भी बारिशों के बाद जो सिचुएशन रही है कराची में, जो माजी में भी रही है, हमने संडे की रात देखा कि बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज़ निकली हुई थी, रेस्टोरेंट गई थी, अपने अजीज़ों की गई हुई थी या तफरी के हवाले से निकली हुई थी, तो वो पानी में फंस गए थे क्योंकि 2 मिनट की बारिश हो, 2 घंटे की बारिश हो, जो रहमत है वो ज़हमत बन जाए। अशरफ भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है कराची में बारिश होना। पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पर रहम फरमा दे, कराची वालों पर रहम, मगर वो जो इंतज़ामिया है ना, वो गफलत बरतती है और राग लापरी होती है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, नालों की सफाई भी हो गई, मगर फिर हम हर बार वही देख रहे होते हैं, एक सी सिचुएशन कि नागन चौरंगी भर गया तो वो शारा फैसल पे पानी खड़ा हो गया। कराची का हर एक इलाका है जो है वहाँ पर पानी जमा हुआ है। मैं देखें, आपको मैं बताऊं कि कराची में जो की पॉइंट्स हैं 22 जी। अगर हम देखें शुरू से हम कर रहे हैं, जो शारा फैसल है, नीपा है, फिर आप FB एरिया जाएँ तो 22 की पॉइंट हैं जहाँ पे आपकी नकासी आप यानी बरसात का पानी निकलने की जगह का मसला होता है। नर्सरी पे आपने देखा होगा शारा फैसल पे आके गाड़ियों के बोनट तक पानी आ जाता है। अब कराची में जो बारिश हुई है अभी, क्योंकि पहले हल्की हल्की बारिश हुई 30-35 मिलीमीटर की हुई मैक्सिमम, लेकिन ये जो वीकेंड पे हुई तो रात को बहुत देर तक चली, मुसलसल हुई, जिसकी वजह से फिर से वो पानी जो है शारा फैसल पे, काटसाज पे आगे जाएँ स्टार गेट पे, तो मेन ये जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है वहाँ पे इशूज़ आ गए थे और लोग जो फैमिली के साथ निकले तो फंसे भी, कई घंटे तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। हमारी टीम भी मौजूद थी, संडे मेरी ऑफ होती है तो टीम के साथ लगे हुए थे। क्या थे कि जो वहाँ पे जो सूरत हाल थी, अब वहाँ पे अगर आप देखें ना, इतनी तेज़ी से जो बारिश हुई तो फ़ौरन से नहीं निकल सकते, इट विल टेक टाइम। तो अगर हमने जब सुबह आए तो हमने आजिज़ भाई मैं कल भी जो है डिस्कस यही कर रहे थे कि पानी निकल गया था और जैसे हम शाम को वापस जा रहे थे तो जब बरसात रुकी तो उसको टाइम मिला तो पानी निकले खुद ब खुद। अब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले जो कराची शहर का जायज़ा लें, 500 से ज़ायद जो हैं छोटे बड़े नाले हैं, फिर छोटे जो आर्टरी जो मेन नाले कहलाते हैं, जो सब जगह से सीवरेज से पानी लेके जो समुद्र में जाके गिराता है, वो आपके तकरीबन 40 नाले हैं और वो बरसाती नालों के साथ वो सब आके उसमें मिल रहा है। तो उसकी सफाई हमारे यहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं, हुकूमत कचरा जाके नहीं डालती है, लोग जो हैं वहाँ के रिहायशी लोग जो कच्ची आबादी के लोग हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें जाके डाल देते हैं। और आप भी जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पे और बाकी हम लोग भी जब टीम जाती हैं, सबसे बड़ा इशू था आपको याद होगा गुजर नाले वाला। अब वहाँ पे इंक्रोचमेंट करके बिल्कुल वो समझ लें कि 10 फीट रह गया था, वो 40 फीट की जगह थी, कम करके 10 फीट। अब पूरा पीछे से पानी का फ्लो आ रहा है, कचरे समय तो ब्लॉक हो जाता है, फिर क्या होता है सड़कों पर पानी आता है। ये निज़ाम है, इस निज़ाम के साथ हमें चलना तो, लेकिन इसको बेहतर भी करना है। तो यहाँ इस शहर के जो बासी हैं उनको भी इसको ठीक करना है, हमारे जो लोग हैं जो KMC वगैरह इन सबको भी ठीक करना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि जब पानी जमा हो जाता है आपको पता ही नहीं होता है, हादसात आप जो देख रहे होते हैं कि वो गटर के ढक्कन हटा देते हैं। हमारे यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, जो सीवरेज सिस्टम है वो नकासी आपके लिए इस्तेमाल नहीं होता है,
क्योंकि जब आप गटर का ढक्कन, सीवरेज का ढक्कन हटा देते हैं तो ओवरफ्लो होकर वो और पब्लिक को पता ही नहीं चलता है और कितने हादसा होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, फैमिली जा रही होती है उसमें गिर जाते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा और एक है इसके साथ चलना पड़ेगा। फिर बरसात का आ रहा है और ये स्पेल रहेगा भी आगे, तो हमें इन सब को देख के और हमें दूसरे लोगों को भी देखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम है ये फौरी सही नहीं होगा। आजिज़ साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप सियासतदानों के साथ सवाल भी करते हैं कि भाई ये सिस्टम कब तक, क्योंकि कहा जा रहा था कि बल्दियाती निज़ाम नहीं था तो चलें बल्दियाती इदारे आ गए, अब उनके पास भी जिम्मेदारी के हवाले से अगर पूछा जाए कि भाई आपने गली मोहल्लों के सीवरेज का सिस्टम ठीक किया, तो वो कहते हैं कि सियासी जमात जो पिछली बार रही है काफ़ी सालों तक उन पर बोझ डाल देते हैं। अब ये इस तरह से चलता रहेगा कराची भर में सिस्टम, या अब ज़रूरत है कि वक्त बदलेगा? देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा कि बारिश एक ऐसा निज़ाम है जहाँ भी बारिश होगी, जब भी होगी, रास्तों पे पानी होगा। क्यों? मैं बताता हूँ। हाँ। ये पूरी दुनिया में होता है जी। आप स्पेन में, पेरिस में, दुबई में, जहाँ भी बारिश जब जारी रहेगी इतना ज़्यादा पानी आता है तो पानी सड़कों पर रहेगा, लेकिन जब वक्फा मिलता है तो हुकूमतों का या जो इंतज़ामी मशीनरी है उसका काम ये है कि उस पानी को फौरी तौर पे रोडों से बाहर निकाले। तो दुनिया के दूसरे मुल्कों का तो सिस्टम अच्छा है। हमारे यहाँ जैसे अभी अशरफ भाई बता रहे थे कि नालों का सिस्टम, अखराज का सिस्टम ठीक ना होने की वजह से पानी रहता है, लेकिन हम अगर गुज़िश्ता कुछ बरसों को कंपेयर करें तो अभी इतनी बड़ी बारिश नहीं हुई है कराची में, ये ज़हन में रखना चाहिए। 35-40 मिलीमीटर बारिश सिर्फ नाजिमाबाद में और मलीर में नंबर 2 पे कुछ 30-35 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं हुई है। 30-35 मतलब ये कोई बहुत बड़ी बारिश नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। 360 मिलीमीटर बारिश पड़ी है लाहौर में, तो वहाँ तो पूरी सूरत हाल अबतर हो गई लाहौर की, जिस तरह हम वीडियोज़ में देख रहे हैं, टीवी चैनल्स में देख रहे हैं। यहाँ तो इतनी बारिश हुई नहीं है अभी तक। एक तो ये तो इदारों की गफलत है आजिज़ साहब, आप समझते हैं? जो कहा गया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि भाई दुबई में भी तो बारिश हुई और दुबई में भी ये सिचुएशन रही, मगर दुबई का सिस्टम और हम अपना कराची का सिस्टम बहुत मुख्तलिफ, दो अलग शहर हैं, अलग नेचर है, अलग क्लाइमेट है। सियासी लोगों का तो काम है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी करना। जो अपोजिशन होगी वो कहेगी हुकूमत नाकाम हो गई, और हुकूमत होगी वो कहेगी जी हमने बहुत बड़ा काम किया। ये तो एक कल्चर है हमारा। बयानात की हद तक ये एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, लेकिन हम चूँकि जर्नलिस्ट हैं, हम रिपोर्टर हैं, हम जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन देख रहे होते हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। मगर आजिज़ साहब, आपको क्या लगता है जो सीवरेज का सिस्टम है जो गल सड़ गया है, जिसको अशद ज़रूरत है? देखिए, सीवरेज का सिस्टम भी इतना ख़राब नहीं है, अब नालों पे इतने पैसे लगे हैं, लेकिन इन्होंने एक पॉइंट कही, आप देखें कि वही महमूदाबाद नाला देखें, दोनों अतराफ से रोड बनाए गए थे, बड़ा शानदार, उसको साफ सुथरा किया गया, लेकिन अब 2 साल के बाद उसका फिर वही हाल है, वही कचरे से भरा पड़ा हुआ है। थोड़ा सा दुनिया भर में ये होता है कि कौमें भी जो है ना अपनी हुकूमतों के साथ, अपने शहर के साथ, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना हमारा शहर, बिल्कुल, तो हम ये साबित करेंगे ये हमारा शहर है, किसी और का नहीं है। ये गंद कचरा हम अभी भी, आप ये तो बिल्कुल ऐसा ही हम देखते हैं, खुद के रास्ते में फेंकते हुए जाते हैं, गाड़ियों को छोड़ो, रोड पे, शारे फैसल पे लोग चीजें फेंकते हैं। दुनिया में मुझे बताएं, हम दुबई की या दूसरे मुल्कों की मिसाल है, दुनिया में और कहीं हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। लेकिन ये अजीब फिनोमेना है, तो इस वजह से हुकूमतों को गफलत ज़रूर कहीं ना कहीं हमें नज़र आती होगी सरकारी अफसरान की, लेकिन हमने देखा है कि मेयर दिन रात खुद चल रहा होता है, सफाई के कामों की निगरानी कर रहा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत संडे के रोज़ इजलास हुआ, छुट्टी का दिन था, उस दिन वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी और तमाम अफसरान को इजलास किया। तो ये ऐसा नहीं है कि हुक्मरान सोए हुए हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी एक जिम्मेदाराना कौम के तरह अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि भाई जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे, आप दूसरों पर उंगली उठाकर भी, या हुकूमत पर या इंतज़ामिया पर भी उंगली क्यों उठाएंगे? क्योंकि अगर आपने अपने घर का कचरा अपने घर के बाहर या अपने घर के बाहर तो नहीं फेंकते हैं, दूसरे मोहल्लों में जा के फेंकते हैं, या सड़क पे फेंक देते हैं, गलियों के रोड पे फेंक देते हैं, वो ना कीजिए, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत शहर है और इस शहर को जितना खूबसूरत आप खुद बनाएंगे कोई और नहीं बनाएगा। कराची में इतनी बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल सही कहा, और हमने देखा कि संडे को तकरीबन आखिरी जो इसको कहते हैं, जो महकमे मौसमियात की जानिब से जो नंबर्स आए वो 30 मिलीमीटर नाज़ाबाद और फिर मलीर में हुए। इससे ज़्यादा बारिशें होंगी
और बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना हैवी स्पेल है, हैवी रेन होगी और ये कितनी ज़्यादा बारिश होगी ये महकमा मौसमियात कह रहा है। मगर साथ ही साथ इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इसको सीरियसली ले, और जो राग अलापा जाता है कि हम सब रेडी हैं और हमने तमाम तर सफाई सुथराई कर दी है, चाहे वो गुजर नाला हो, लियाकताबाद नाला हो या दीगर नाले हो, तो ऐसा नहीं है। क्या अपडेट है, कितनी कब बारिश होगी ये जान लेते हैं और आपको बताते हैं कराची में कब बारिश होगी, ताकि आप भी अवेयर हो जाएं कि उस वक्त जल्द से जल्द अपने घरों को पहुंच जाए ताकि फंसे ना। आयमा खान हमारे साथ, हमारी रिपोर्टर है, उनसे बात करते हैं। आयमा, अस्सलाम वालेकुम। कैसा वेदर है इस वक्त कराची का, और क्या कहती है महकमा मौसमियात की कब बारिश होगी? वालेकुम अस्सलाम। कराची के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची का मौसम जो है वो आज सुबह के औकात से ही खासा सुहाना महसूस किया जा रहा है। बहुत खुशगवार मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि साथ ही साथ जो है वो सुबह सवेरे हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश भी हुई, जबकि कहीं पे जो है वो रिमझिम और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो देखने में आया, जिसने शहर के मौसम को इस वक्त जो है वो खासा औसम बना दिया है। और इस तरह का मौसम अगर कराची में बदस्तूर रहे तो क्या ही बात होगी, क्योंकि कराची का मौसम हम देखते हैं कि पल पल जो है वो करवट बदलता है। कभी गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो कभी जो है वो ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। लेकिन कराची के जो शहरी हैं वो कहते हैं कि इसी तरीके का जो मोतदिल मौसम है, खुशगवार मौसम है, वो कराची में जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि हवा चलती रहती है तो जो एक हब्स की कैफियत शहर में बरकरार होती है वो ख़त्म हो जाती है, और गर्मी जो ज़्यादा महसूस की जा रही होती है उसकी शिद्दत भी जो है वो कम हो जाती है। ताहम सारी जो सिचुएशन है वो डिपेंड करती है हमारी हवाओं के ऊपर। चूँकि कराची में समंदर मौजूद है तो समंदरी हवाएं भी जब बहाल होती हैं तो शहर का मौसम इसी तरीके से जो है वो सुहाना होता है। और कराची में हम अगर बारिशों के हवाले से बात करें तो बारिश तो ज़्यादा बारिश होती है तो वही बात है कि ज़्यादा पानी भी आता है, तो कराची वालों के लिए ज़्यादा बारिश जो है वो जहमत का सबब बन जाती है। जैसे कि हमने गुज़िश्ता एक रोज़ पहले भी देखा कि कराची में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिकॉर्ड की गई, जो कि 76 मिलीमीटर थी। 100 मिलीमीटर बारिश भी अब तक कराची में नहीं बरसे हैं बादल। 76 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ताहम ये 76 मिलीमीटर भी कराची के वासियों के लिए जो है वो अजाब बन गई थी। हम देख रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका। और कराची का मौसम बहुत ही औसम हो गया है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब मौसम अच्छा होता है तो कराची वाले सुख का सांस लेते हैं, क्योंकि गर्मी से तंग आ चुके हैं। और महकमा मौसमियात कह रही है कि हाँ जी बारिश होगी, अगस्त के पूरे महीने बारिश रहेगी। और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि मौसम के बाद सिचुएशन जो है मुख्तलिफ नज़र आती है। मजीद भी बात करेंगे टॉप स्टोरीज पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। सुबह का आगाज़ बड़ा अच्छा हो यकीनन आप लोगों का, और अपने अपने कामों में आप होंगे, मगर रेट्स जो कि फॉरेक्स रेट्स और जो कि करेंसी रेट्स होते हैं, माल का हाल वो जानेंगे कि आज किस डॉलर में कमी आई या इजाफा हुआ, रुपए की कदर में इजाफा हुआ या कमी आई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टियां हैं और सब जा रहे हैं छुट्टियों पर, और फॉरेक्स के रेट्स और ये जो करेंसी रेट होती हैं उसको ज़रूरी जानना होता है। वो इसलिए तो ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो ये कनाडा है, यूरो है, और ये तमाम तर रेट्स चल रहे हैं जी। तो ये रेट्स कुछ आपको हमने दिखाए और इस हवाले से आपको मज़ीद दिखा रहे हैं। ये 185 सेलिंग, बाइंग 184, जो कि कम ऊपर होते रहते हैं मुल्क के हालात की वजह से। जिस तरह से डॉलर्स की जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ है बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, यूरो जो कि बाइंग है वो 356.5 है, और इसी तरह से किस में कमी आई है, किस में इजाफा हुआ है। अशरफ साहब क्योंकि इनकी गहरी नज़र और बिजनेस रिपोर्टर भी हैं तो उनसे जानेंगे। अशरफ साहब, रुपए की कदर में इजाफा हुआ, ये कब होगा? मतलब 2 से 3 महीने से हम देख रहे हैं रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। पहले अगर हम देखें डॉलर की बातें करते हम 4-4, 5-5 रुपए के एक दिन में डॉलर ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन क्रैकडाउन हुआ है, स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन हुआ है, और जो डॉलर स्मगल होते हैं तो उसको रोका गया है। तो उसकी वजह से आप देखें तो पिछले 1.5 साल में फिर एक स्टेबल हो गया है, और 3 महीने से हम देख रहे हैं एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जो होनी चाहिए उसमें चल रहा है। यहाँ पे एक अपडेट करूँ, हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शुजा उमर, आज उनकी सालगिरह है, तो मैंने कहा उनको वादा किया था, मैंने कहा मैं ऑन एयर बोलूँगा, तो हैप्पी बर्थडे टू हिम। और आज उनका सालगिरह का दिन है, बहुत सारी
दिली तमन्नाएं उनके लिए कि वो और कामयाब हों और आगे बढ़ें। आमीन। अच्छा जी, अब हम अपनी स्टोरीज की तरफ, जो कि बहुत तो ज़रूरी फातिमा, मैं है। यहाँ पे बताऊँ, जी। आपने वो किया था, एक सर्वे हुआ है कि कराची सबसे सस्ता शहर है, वो वाला सस्ता है इस्लामाबाद, लाहौर। जी। तो वो स्टोरी आप निकालिएगा, वो जो आपने जी जी headline में बिल्कुल, पढ़ी थी। ये हमारे तो- 3 शहर जो हैं, माफ़ कीजिएगा, 3 शहर हैं जिसमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर दुनिया के सस्ते तरीन शहर है, जो कि हमें नहीं लगते, हमें बहुत महंगाई लगती है अपने मुल्क में, हमें मगर ये सर्वे आई है, रिपोर्ट है, जो कि सस्ते तरीन शहर हैं और कराची सबसे पहला नंबर है। तो मैं अशरफ साहब बताऊं, कैसे? मतलब कि जैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं, मैं रिसर्च में भी रहा जी। हूँ, और जब हम रिसर्च करते हैं तो हम डायनेमिक्स देखते जी। हैं। अब मैं बताऊं आपको, मेरी सिस्टर एक कनाडा में, एक मलेशिया में है, माशाल्लाह। ठीक है। अब वो जब बताती हैं तो वहाँ की कॉस्टिंग पर अर्निंग, फी का आमदनी जो कहते हैं ना, वो आवरली बेस पे मिलती। कनाडा में 10 कैनेडियन डॉलर है पर आवर। जी। यूके में जाएं 8 से 10 पाउंड है। अमेरिका में जाएं 10 से 12 डॉलर है। $1 अभी कितने का आपने देखा प्राइस? हम कंपैरिजन जब देते हैं ना, तो कोई चीज़ की कंपैरिजन तो हम डायनेमिक को देखते हैं। वो जो बाहर का बंदा है जिसने रिपोर्ट बनाई कि कराची सस्ता है, वो सस्ता है। अब इस वक्त कॉस्ट रकम मैं आपको बताऊँ ना, कोई मतलब अगर बैठ के कोई अगर ये स्टोरी अगर देता है, तो जो जहाँ रहता है ना, उसको वहाँ के डायनेमिक पता होते हैं। हमारा स्टेट बैंक है, हमारे दीगर इदारे हैं, आपके फिश रेटिंग आती है, वो सब आती है। तो आपका रुपया, अगर मैं आपको डायनेमिक बताता हूँ, पाकिस्तान के रीजनल ममालिक, हम अफगानिस्तान से हम कंपेयर करते हैं, तो आप 3 अफगानी, मतलब 3 रुपये पाकिस्तानी देंगे तो 1 अफगानी करेंसी मिलेगी। हमारी ये हालत है। हम इंडिया के नहीं तो 3.5 रुपये अगर पाकिस्तानी देंगे, 1 इंडियन रुपये मिलेगी। 3.5 रुपये, ठीक है। यानी अगर आपने यहाँ 3.5 लाख रुपए दिए तो इंडियन 1 लाख रुपए आ गए। इतना बड़ा डिफरेंस है। यानी कि 3.5% जो है, हम 3 गुना हम बहुत गिरे हुए। हमारी जो करेंसी की कदर है वो कम है। अशरफ साहब, सस्ता तरीन शहर है हमारा। नहीं मतलब आप अब ये जो कहते हैं ना, देखें गुर्बत किसे कहते हैं। आप एक 50% 55% गुर्बत की लकीर से नीचे, हमारी पाकिस्तान में आमदनी तो देखें ना, फीकस मैंने $10 बताया। $1 अगर हम लेते हैं 280 रुपए का, तो $10 अगर हम लें तो कितने का बना? 2800 रुपए पर आवर उसको मिल रही है। यहाँ किसको मिल रही है? 2800 रुपए पर डे। तो देखें कंपैरिजन जब करने आते हैं ना, वो भी न्यूयॉर्क से मिला रहे हैं, यूके से मिला रहे हैं, या किसी और मुल्क से मिला रहे हैं, तो कंपैरिजन करते हैं फी का आमदनी से। मेरी इनकम क्या है? हमारे यहाँ मिनिमम सैलरी आपने रखी है 37,500 रुपये। आप उसको डिवाइड करें 30 दिन से, तो आपको पर डे आ जाएगा। फी का आमदनी आपको आ गई। अब 1500-1200 रुपये में वो बंदा कैसे गुजारा कर रहा है? घर का किराया है, बहुत सारी और चीजें आप हैं। कह रहे हैं बहुत सस्ता है। बिजली, अभी इस वक्त अगर मैं बताऊं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है बिजली। बिल्कुल। जो बिजली के बिल आते थे 2.5 गुना बढ़ गए। गरीब आदमी का बोल रहा हूँ, जिसका 2,000-2,500 बिल आता था, 6,000-7,000। गवाह हैं हमारे कैमरामैन, पूछे वो जो अपने आप को एक कंप्रेस करके चल रहे होते हैं, हमारे जो ड्राइवर हैं उनसे पूछें। तो इस वक्त जो अगर ये बोलना कि भाई सबसे सस्ता तरीन शहर है, सस्ता तरीन ये है, आप जाएं तो कैसे गुजारा करें? आप जाएं इस शहर में, जो ये रिपोर्ट देते हैं, तो ये गलत रिपोर्ट है राजा साहब, क्योंकि महंगाई तो बहुत है। बिजली की यूटिलिटीज की बात करें, जरूरत जिंदगी की चीज़ों की बात करें, तो हर एक चीज़ आसमान से बातें कर रही है। मैं इस बात को इस तरह ले रहा हूँ, देखिए दुनिया से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, ये भी देखना चाहिए। दुनिया तो वो चीज़ें बाहर से मंगवाती है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में फ्रूट नहीं होता, मैंगो नहीं होता, एप्पल नहीं होता, अनार नहीं होता। ये सारे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, दूसरे ममालिक से वो लोग मंगवाते हैं। यहाँ वो कौन सी चीज़ है जो प्रोड्यूस नहीं होता? जो प्रोड्यूस अगर सब कुछ हम खुद करते हैं, तो फिर हम अमेरिका से और फ्रांस से और जापान से क्यों कंपेयर? वहाँ तो आम नहीं होता, जापान में फल भी नहीं होते, फल भी नहीं होते, तो कैसे कंपेयर करेंगे? अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लोकली हम पैदा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सस्ती चीज़ें हैं, क्योंकि लोकल चीज़ हमेशा सस्ती होती है। जब आप बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं तो आप महंगी पड़ती हैं। एक तो ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह है, हम गरीब मुल्क हैं। हम उन मुल्कों से अपने आप को बराबर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। हमें हाँ, ये तो हो सकता है कि हम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें कि कराची की, मगर फिर भी अगर हम इन शहरों से कंपैरिजन करें तो क्या हमारा शहर सस्ता है नहीं या महंगा है? देखिए, दुनिया के हिसाब से तो ठीक है। सर्वे के इवन हमारे करीब में दुबई है, इतना दूर नहीं है, वो भी बहुत महंगा शहर है। यूएई के शहर बहुत महंगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का ज़्यादा ताल्लुक यूएई से है, तो वहाँ बहुत सारी महंगाई है। लेकिन
अशरफ भाई ने एक बात बताई तो वहाँ इनकम भी तो है ना सेम टाइम। बिल्कुल, बहुत अगर फिगर एंड फैक्ट बताया उन्होंने कि भाई यहाँ तो पर डे कितना ज्यादा वो कमा रहे हैं और हमारा एक दिन का नहीं मिलता। लेकिन हम बिजली और पेट्रोलियम और दीगर चीज़ों, गैस, इनको भी तो कंपेयर करें तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। एक तनख्वाहदार मुलाजिम जो है वो तो 60 रुपये 65 रुपये बिजली का फी यूनिट भर रहा है, तो वो कहाँ खड़ा होता है। ठीक है जी, तो कंपैरिजन बनता नहीं है, और अगर बने तो फिर अपने मुल्क के शहरों से बने तो वो बेहतर होगा। यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, और हम क्योंकि टॉप स्टोरीज पर बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी टॉप स्टोरीज पर बात कर लेते हैं। आप दोनों से मेरा सवाल है, क्योंकि जो हम देख रहे होते हैं मार्केटों में कि जो सिलेंडर्स हैं खुले आम फरोख्त हो रहे हैं, कार्रवाई तो बहुत की जाती है, जिस तरह से कमिश्नर कराची की जानिब से हिदायत भी गई है कि हम तमाम एसीज कर भी रहे हैं, मगर इसका सद्देबाब नहीं मिलता। कोई कानून मौजूद है मगर इस पर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं होती कि भाई खुले आम ना बिके, कोई स्पेसिफिक एरियाज हो या मार्केट हो। एलपीजी का जो इशू है कि गैस की किल्लत है, कुदरती गैस की, तो शहर में जो एलपीजी सिलेंडर्स में गैस भर के बेच रहे हैं, सबसे बड़ा इशू ये है कि गैर कानूनी सिलेंडर के साथ साथ इलीगल जो शॉप्स खुली हुई हैं। आप हैरान होंगे, हमने ये एक कंटिन्यू किया था, इसके ऊपर पूरा हमने चंक जिसे कहते हैं कि हम मुख्तलिफ जगहों से ब्रिजेस के नीचे इन्होंने, क्योंकि आपने चिंची रैक्शे और ये सारे वो सब देखे होंगे, वो एलपीजी सिलेंडर पे चला रहे हैं वो, और वो जो सिलेंडर मतलब वो जो गैर कानूनी तरीके से फिलिंग भी चल रही है, और वो जो सिलेंडर हैं गैर मेयारी हैं, और इसके ऊपर ये है कि वो हादसात होते हैं। आपने देखा होगा हैदराबाद में बहुत बड़ा सानिया हुआ, कीमती जानें चली गई थी, इसी तरह कराची में भी होते रहते हैं हादसात। अब ये होता है कि वो सिलेंडर में जब भरते हैं और वो लीकेज होती है ना, एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो हैवियर देन एयर होती है। हमें ये समझना होगा जब वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस लीक होती है तो नीचे की तरफ वो फैलती है, हवा में नहीं जाती। कुदरती गैस लाइटर देन एयर होती है तो हवा में महलूल हो जाती है, तो हम जलाते हैं तो उससे कोई इतना ख़तरा नहीं होता। लेकिन एलपीजी का ख़तरा इसलिए होता है कि वो हैवियर देन एयर होती है, वो नीचे होती है, आप माचिस जला के अपने उसमें होते हैं, वो फेंकते हैं, नीचे आग लग जाती है। इसको बचाने के लिए तरीक़ेकार क्या है, जगह जगह जहाँ बस स्टॉप्स हैं, आप जाके शहर में देखें तो वहाँ एलपीजी के खोखे लगा के वो रख दें। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये एक्शन हुआ है अमूमी तौर पर शुरू में तो होता है, वो सील कर देते हैं, फिर आप जाएं, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ 2 हफ्ते बाद फिर खुल जाएगी, वो एक चालान भरते हैं और फिर उसके बाद खोल दिया जाता है। मगर ये है कि इसका चालान कानून भी नहीं भरते, चालान भरना भी जब कानूनी शक्ल में आएगा तो चालान भरेगा, नहीं तो इलीगल है। जब एक चीज़ गैर कानूनी है उसको कहा जाता है, हुकूमत खुद कहती है गैर कानूनी है, इंतजाम कहती है गैर कानूनी है, तो भाई खुली हुई क्यों है, मौजूद हजारों की तादाद में मार्केटों में, सैकड़ों की तादाद बड़े में नुकसान हुए हैं हमारे यहाँ। देखें एलपीजी गैस से और सिलेंडर से बड़े नुकसान हुए हैं, कई हादसात हुए हैं पाकिस्तान में। अगर हादसात का जिक्र करें एक साल के दौरान तो 8 से 10 बड़े बड़े हादसात हुए। एक मुझे याद पड़ रहा है, बस को आग लगी थी इस वजह से। एक स्कूल वैन की बात कर लें, स्कूल वैन से वाकयात हुए हैं। अभी हैदराबाद का हाल ही में वाकया हुआ है, 1 महीना में नहीं हुआ है वो इसको। तो ये सूरत हाल है। देखें लॉ तो मौजूद है, लेकिन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा सवाल है। इम्प्लीमेंट नहीं होता हमारे यहाँ, ये एक बड़ा अजाब है। अच्छा जी, एक और स्टोरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, जो कि बल्दिया उज़्मा कराची महकमों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा और महकमों से मुतालिक तमाम मामलात के MC वेबसाइट पर दस्तियाब होंगी, जो कि चिड़ियाघर, सफारी पार्क और बैठे तफरी मकामात की आप घर में बुकिंग। मगर ये तो चलें अच्छी बात है, मगर क्या ये चिड़ियाघर और सफारी पार्क उस मयार के हैं जैसे दूसरे दुबई में देख लें, लंदन में देख लें, पेरिस में देख लें? जाता कौन है बच्चों के अलावा, मुझे बताएं। तो क्या अब ये ठीक है, अच्छा है, इनिशिएटिव है महकमा बल्दिया की जानिब से, KMC की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से, मगर इसकी हालत ज़ाहिर बहुत बुरी है। नहीं, ये है कि मैं बताऊं, जब से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बने हैं, बहुत ख़राब जो चीज़ें थी, जैसे कि मैं दिखाऊं, वो अपने सोशल मीडिया पे भी अपडेट करते रहते हैं, मैंने भी देखता हूं उनको बहुत, क्योंकि वो यंग भी हैं और कराची से भी ताल्लुक़ है, तो मुझे बहुत पसंद है और उनको वो देखा जाके मिला भी हूँ, तो बहुत एक्टिव हैं वो। तो इन्होंने जो हम चिड़ियाघर कहते हैं उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। वहाँ एक बैठक लगाई है, लाइटें लगाई हैं, सब कुछ चाय के लिए हाई टी बहुत अच्छा किया है। इसके साथ साथ क्योंकि ऑनलाइन मगर ये सब तो अच्छा है अशरफ साहब, मगर ये जानवर कहाँ है वहाँ पर? तो हालत ज़ाहिर बहुत बुरी है, खाना नहीं दिया जाता, पिंजरों की हालत इतनी बुरी है। क्योंकि वहाँ पे देखें रेवेन्यू जनरेट होगा तब वहाँ खर्चा होगा ना, तो अब वो जो कोशिश करें ऑनलाइन जब होगा तो एक्चुअल पेमेंट जाएगी।
हमारे यहाँ क्या है कि लोग जाते हैं, 4 आदमी गए तो उसको फ़ोन कर दिया, वो 5 आदमी और चले गए। तो अब ये टिकट का जो ऑनलाइन होगा तो फ़ायदा ही होगा, रेवेन्यू जो है टोटल जनरेट होकर केएमसी के अकाउंट में जाएगा, वो आएगा तो खर्चा होगा। केएमसी के अकाउंट में तो जाएगा, लेकिन क्या वो लगेगा मुझे चिड़ियाघर इस पर पे सफाई एतराज़ पर? है, मुझे इस पे एतराज़ है। आप ऑनलाइन बेशक करें, इस पे ठीक कोई है। एतराज़ नहीं, लेकिन असल बात ये है कि जो हमारे केएमसी का पार्क से कोई 200 से ज़्यादा मुलाजिम है चिड़ियाघर के, 200 से जी, ज़्यादा जी, मुलाजमीन हैं, लेकिन चिड़ियाघर की हालत जो आपने कहा, क्या हालत ज़ार है अब। क्यों जाएं? आपने भी कहा ना कि क्यों जाए, और ज्यादा कौन है? ठीक है, अच्छी सिस्टम कर रहे हैं आप। मैं वही कह रहा हूँ कि चिड़ियाघर की हालत को बेहतर करें। सबसे अहम बात जो है उसको, एक ज़माना था कि कराची में जो है ना लोग 2 चीज़ें देखने आते थे। एक ज़माना था समंदर और चिड़ियाघर, ठीक है, क्योंकि उसमें जानवर होते थे। अब समंदर तो अपनी जगह पे बरकरार है, लाजमी उसकी एक अट्रैक्शन मौजूद है, वहाँ भी नहीं जा रहे हैं लोग, लेकिन कराची वाले नहीं जा रहे हैं आमतौर पे, लेकिन पूरे अंदरूनी मुल्क से जो आए हुए लोग होते हैं, बाहर से लोग जाते हैं। बहुत शुक्रिया आजिज साहब आपका, अशरफ साहब आपका। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, अट्रैक्शन है, समंदर और चिड़ियाघर की थी बट अब नहीं है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। बेशक आप ऑनलाइन करें सिस्टम, वो अच्छी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में आपके टच पर हर एक चीज़ हो जाती है, चाहे वो टिकट हो, किसी भी जगह की रिजर्वेशन हो, तो वो ज़रूरी है। हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया, जो कि बड़ी अच्छी बात कर रहे थे और बहुत स्टोरीज़ जो कि हमने आपको आज बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ थी। मज़ीद यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। और जहाँ होंगे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपके जो सुबह का आगाज़ है वो होगा, और आप अपने अपने कामों में होंगे और बड़े एनर्जेटिक वे में अपनी जो का आगाज़ है वो किया होगा। साथ ही साथ कुछ अब डिफरेंट स्टोरीज़ पर बात करेंगे और कुछ टैलेंट से हम आपको आज इस प्रोग्राम में मिलाएंगे। और बहुत ही छोटे बच्चे हैं और इनके टैलेंट मगर बहुत बड़े बड़े हैं। उस्मान लिंगटन वाला और अहमद लिंगटन वाला और उस्मान अफवर्क वाला। और मैं इनके बारे में बताऊं, आप हैरान होंगे कि एक की उम्र 17 साल है और एक की उम्र 13 साल है, और 13 साल में इतने बड़े बड़े काम। ये हम पाकिस्तानी हैं और हम हर जगह काम कर सकते हैं, और हम हिम्मत हो, जज्बा हो और लगन हो मेहनत की तो कुछ भी किया जा सकता है। जी इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस अहमद से। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। अच्छा अहमद, अच्छा उस्मान से भी पहले हम आपका तारुफ करवा देते हैं। उस्मान अफवर्क वाला। उस्मान, आप इतने छोटे से और आपने नाम इतना बड़ा रखा है अफवर्क वाला, कैसे हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए। और कैसे नाम पड़ा आप लोगों का, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इतनी छोटी छोटी उम्र है, काम बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। अच्छा, जो लिंक्डइन वाला है वो जो है हमारे स्कूल में है वाला सिस्टम। वाला सिस्टम? जी जी, ओके। जो आप गोल करना चाहते हैं आगे, आपको 1 वीक का टाइम दिया जाता है कि आपको इस वाले के ऊपर वर्क करना है या नहीं, आपका इंटरेस्ट है। तो मेरा इंटरेस्ट जो है, पहले मैं वाटर वाला था, यानी पानी वाला, लेकिन मैंने जो है वाटर वाला, पानी, जी ओके। फिर लेकिन मैंने जो है वो जो था वो SDG 6 का गोल था, यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। लेकिन अब जो है वो मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि आगे जो है मैं देख रहा हूँ कि लिंक्डइन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि लिंक्डइन जॉब्स के लिए यूज़ होता है और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दैट्स वाई चूज़ लिंक्डइन वाला। अच्छा चलें, ये तो चूज़ किया, मगर ये क्यों किया, कहाँ से किया, ये जानेंगे, मगर उससे पहले उस्मान से बात कर लें। उस्मान, आपकी उम्र क्या है पहले आप ये बताएं। मेरी 13 साल है। और ये जो अपवर्क वाला नाम क्यों पड़ा? इतने बड़े काम कर रहे हैं इसलिए? यस, फ्रीलांसिंग हम सीख रहे हैं, तो इसीलिए फ्रीलांसिंग के अंदर एक अमेरिकन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है अपवर्क, जिसका नाम है। तो इसी तरह से फिर मुझे अपवर्क के अंदर इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने ये अपने नेम के साथ लगा लिया। अच्छा, नेम के साथ लगा लिया। अच्छा ये बताइए, ये आप लोग कहाँ से कर रहे हैं? कोई निजी इंस्टीट्यूट है वहाँ से कर रहे हैं? और क्या आप लोगों को वहाँ पर बताया जाता है? और आपने जिस तरह कहा कि 1 हफ्ते में आपको टारगेट दिया जाता है कि वो काम करें, तो आप लोगों को ये काम आता है या पहले वो इंस्टीट्यूट वाले सिखाते हैं आप लोगों को? वो लोग सिखाते भी हैं, और ये जो इंस्टीट्यूट है वो रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस है, जो हमारे सर रेहान अल्लाहवाला रन कर रहे हैं जी। तो इसमें जो है आपको स्किल दिया जाता है, और थोड़ा बहुत पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आपको क्या करना है, और फिर उसके हिसाब से फिर आप उस पर काम करना है। अच्छा, तो पहले आप लोगों को बताया जाता है कि आपने ये चीज़ कर सकते हैं, आप में वो जज्बा था तो आपने कर लिया। अच्छा जी, आप कराची की नहीं, आपने मुझे बताया था। Yes. में कहाँ के हैं आप? मैं फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद से आप यहाँ पर करने आए हैं, या अभी भी आप फैसलाबाद में रहते हो, या सिर्फ पढ़ाई के लिए आए हैं कराची?
इधर हमें लाइक ना फ्यूचर में एआई अब वर्क करेगा, लाइक एआई के ऊपर सारा वर्क शिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसके बारे में पता चला। AI क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यस, मसनूई जहानत लाइक इंसान की कॉपी है। अगर आप उससे हेल्प लेंगे तो वो आपका वर्क काफ़ी ज़्यादा इजी कर देगी। आप चैट जीपीटी एक टूल है जहाँ पर आप कोई भी अपना क्वेश्चन, किसी भी चीज़ में अगर आप अटक रहे हैं, कोई भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, आप चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन करेंगे, वो मिनट से पहले आपको उसका सोल्यूशन बता देगी। ठीक है, तो उसमें आप स्पेशलाइज कर रहे हैं। Yes. माशाल्लाह। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका शॉर्ट फॉर्म AI है, ठीक है जी, ये नॉलेज भी मिल रही है। अच्छा, तो आप दोनों फ्रेंड्स हैं? जी यस, अच्छा, एक ही इंस्टीट्यूट में मिले हैं। यस। तो आगे फ्यूचर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर आप माशाल्लाह से पॉडकास्ट भी करते हैं आप दोनों। वर्चुअल Right. पॉडकास्ट। अच्छा, तो ये इस पॉडकास्ट में होता क्या है? उसके अंदर जैसे सवालात होते हैं और इसके साथ साथ जो है टॉपिक होता है कि हम तो किसके साथ करते हैं आप लोग? फॉरेनर्स के साथ करते हैं, ओह, माशाल्लाह। और पाकिस्तानी पीपल्स के साथ करते हैं। अच्छा, तो वो कितना वीक में होता है? वो वीक में हमें हफ्ते में जो है ना 6 डेज़ करना होता है, क्योंकि वो हमारा डेली टास्क है। और हम मुख्तलिफ गेस्ट से नेटवर्किंग करते हैं, यानी उनसे बात करते हैं, फिर वो हमें ज्वाइन करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, मुख्तलिफ और ये चीज़ों के टॉपिक्स हम जिस तरह बात करें, जैसे हालात हाजरा हो या कोई IT हो, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। ऊपर। जैसे कि उनका कोई एक्सपर्टीज़ है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, और आप क्या करते हैं अपने पॉडकास्ट में? यस, मेरे 300 प्लस वर्चुअल इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, माशाल्लाह, जिसमें से 300 प्लस। और इनमें कौन कौन गेस्ट आया है आपके साथ? इसमें से 125 प्लस फॉरेनर्स हैं, लाइक अमेरिका से हैं, कुछ कनाडा से हैं, कुछ नाइजीरिया से हैं, ओह, कुछ अफ्रीका से माशाल्लाह। हैं। एंड इसके अलावा जो पॉडकास्ट हैं जो आमने सामने बैठ के करते हैं, उसमें आज़ाद चाय वाला एंड रेहान अल्लाह वाला, एंड इसके अलावा जितने भी गेस्ट आते हैं स्कूल में, उन सभी के साथ। अच्छा, ये माशाल्लाह ये कौम के नौजवान हैं, ये नस्ल, आने वाली नस्ल है, और ये अपने मुल्क में रहकर माशाल्लाह से इतनी छोटी छोटी उम्र में, एक 17-13 साल की उम्र में ये काम कर रहे हैं। और ये जो IT का जो डिपार्टमेंट है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में अब IT ही चलेगा। वो जाहिर सी बात है आपके एक टच पर आप हर चीज़ दुनिया की देख सकते हैं, कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम शायद बयान भी ना कर सकते हैं। तो ये मुझे बताइए, ये आगे फोकस इसी पर रहेगा और इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? मैं इसका फ्यूचर ये देख रहा हूँ कि आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है जी। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो हाउस है, उस वक्त आप ये देख रहे होंगे कि आप वॉइस से, मेरे ख्याल से जापान तो 2000 तकरीबन बहुत आगे चल रहा है जी। और आपका ये फ़ायदा होगा कि देखेंगे आप कि आप अपनी वॉइस से गेट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह की आगे टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए टूल्स आपको, जैसे कि अभी हम अपने आईज से, अपने थंब से, इम्प्रेशन से करते हैं, आप कह रहे हैं कि आगे जाकर आपकी वॉइस से वो तमाम तर चीज़ों ने, जैसे मोबाइल का पासवर्ड हो गया, गेट ओपन हो गया, या जिस तरह से हम एयरपोर्ट्स पे देख रहे हैं, जैसे दुबई में बड़ी जदीद तर्ज की चीज़ें आ गई, सिर्फ आप अपने आइज़ को स्पेसिफिक ग्रीन एरिया में देखते हैं और आपका गेट ओपन हो जाता है। तो वॉइस से ये टेक्नोलॉजीज आना है, तो ये कितनी जल्दी हो जाएगा आप समझते हैं? ये जापान में तो ऑलरेडी हो रहा है, हो क्योंकि गया। वहाँ पे रोबोट्स हैं, लेकिन हमें इसमें तकरीबन कुछ साल लगेंगे पाकिस्तानियों को जी इसको सीखने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे बताइए उस्मान कि अभी माशाल्लाह से 13 साल की उम्र में क्या कुछ अर्निंग भी हो रही है? यस, अर्निंग मैंने तकरीबन मैं मंथली $100 अर्न कर लेता हूँ और मैं लंदन के अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ ऑनलाइन। वाओ माशाल्लाह, लंदन में आप जॉब कर रहे हैं ऑनलाइन? यस, तो उससे आपको $100 मिल रहे हैं यस, per month? $100 पर मंथ। और इसके अलावा और कोई अर्निंग नहीं है? नहीं, इसके अलावा जैसे हमारे स्किल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइन, उसके हम फाइबर और अपवर्क के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वहाँ से भी हमें आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, वीडियो एडिटर भी हैं? यस, और उसके क्या-क्या? प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट्स हैं। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, AI एक्सपर्ट जिसको कहते हैं, एंड इसके अलावा हम टीचर्स भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं साथ साथ जो भी हमें आता है। मुझे अब हैरानगी हो रही है कि ये 13 साल का बच्चा और एक 17 साल का बच्चा ये टीचर्स हैं, मगर ये बहुत ही ज़रूरी है। इनके वालिदैन, इनके टीचर्स ने इन पर बहुत मेहनत की और साथ ही साथ उन्होंने नहीं मेहनत की है, इन बच्चों ने भी मेहनत की है, जिससे आप इनकी खुद ज़बानी सुन रहे हैं कि ये मेहनत का समर ही है जो आपको आगे ले जाता है या आपका नाम रोशन करता है। तो अच्छा जी, आप भी कोई ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर हैं, सब कर लेते हैं जी। क्या नहीं करते मुझे वो बता दें?
अच्छा, सब करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो पॉडकास्ट में आप माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि फॉरेनर से बात करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, उनसे बात करते हैं तो क्या इंग्लिश में या कोई ट्रांसलेट कुछ बीच का हो रहा होता है? इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं और हम लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग चैट जीपीटी से बढ़ाते हैं। वो किस तरह से, थोड़ा सा बताएं। अच्छा जी, ये ज़रूरी है क्योंकि मैं अब अहमद और उस्मान से ये पूछने जा रही हूँ कि जो वालिदैन देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हैं, सब घरों में हैं, जल्दी उठ जाते हैं, तो ज़रूरी है आप भी देखें कि ये बच्चे, छोटे बच्चे डॉलर्स में कमाई कर रहे हैं और अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बेटा आप बताइए। आप तो चैट जीपीटी पर हम जाते हैं और टॉपिक लिखते हैं जी, तो टॉपिक के हिसाब से वो आपको क्वेश्चंस निकाल के दे देता है और इसके साथ साथ वो आपको गाइडेंस भी देता है कि आपको क्या करना है। वो जो है एक चैट बॉट है, आप उसको चैट बॉट से भी बात कर सकते हैं और आप उससे मैसेजिंग पर भी बात कर सकते हैं, जिसको आप प्रॉम्प्ट कहा जाता है। प्रॉम्प्ट? जी, और उस प्रॉम्प्ट को जब आप जितना आप अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपको रिप्लाई देगा। उसके साथ साथ जो है चैट जीपीटी से आप हर तरह का काम कर सकते हैं, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ एसे बनाना हो गया, तो ये आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा। स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा। और उस्मान, आप भी इसी तरह से जो स्किल्स हैं आप वो बता रहे हैं कि इस तरह से वे से आप लोग बात करते हैं या चैट करते हैं, या किसी भी क्वेश्चंस को अगर करना हो तो वो इन फ्यू सेकंड्स में आपको जवाब दे देता है? यस, हम भी इस तरह से लाइक अगर जी, आप कुछ डिफरेंट बात कर लेते हैं। अक्सर हमने सुना होगा और अक्सर बेशतर अब तो यही हो गया, जहाँ जाए सुस्ती हो रही है, किसी को कॉल करें कि चले मिलते हैं या कुछ बैठते हैं, बात करते हैं, कहीं डिनर पे जाते हैं, लंच में, तो ये कहा जाता है बहुत सुस्ती हो रही, नहीं आज ना रखें, कल का रख लें, परसों का रख लें। जहाँ भी जाए ये बातें हो रही थी। ये काहली सुस्ती क्यों हो रही है? क्या डाइट में कमी है या रूटीन बहुत अपसेट हुई हुई है? रूटीन में वो तमाम तर चीज़ें नहीं हो रही जिससे हम एक्टिव रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, कहीं भी जाएं आप, ऐसा है। और फिर जब ऑफिस से घर जाएं तो फिर ये होता है बहुत सुस्ती हो रही, काहली हो रही है। ये सवाल क्यों है, ये क्यों हो रहा है और इस माशरे का ये हिस्सा क्यों बन गया, ये जवाब क्यों बन गया जब हम किसी से भी सवाल करते हैं? इस पर बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं दो प्यारे से गेस्ट, रबाब कादिर जो कि साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थकावट और सुस्ती तो नहीं हो रही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। बिल्कुल। और समद, हमारे साथ समद अब्बास मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम समद, कैसे हैं आप? ठीक है, करम है मालिक का। अच्छा, ये क्यों हम जिससे बात करें ऑफिस में जाएं, अरे नहीं दिल नहीं चाह रहा, सुस्ती हो रही है बहुत का, ये क्यों है? ऐसा क्यों होता है? मतलब बहुत सारे रीज़न हैं इसके। देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज की वजह से भी ऐसा हो रहा है कि जिस्म में दर्द हो रहा है। अब एक लंबे अरसे तक बहुत शदीद गर्मी रही और अचानक से आपका जो वेदर चेंज हो गया, बारिश होना शुरू हो गई। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी खुद की रूटीन डिस्टर्ब होती है, राइट। हमारी एपेटाइट में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कम होती हैं, हमारी बॉडी के हिसाब से उसकी नीड पूरी नहीं हो रही होती है और हमें ये बात पता नहीं होती है, राइट। हम सबके घर में जो है वो एक गूगल डॉक्टर मौजूद है, नीम हकीम मौजूद है, तो हम अपने आप में सारे डॉक्टर हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, ये खा लो, ये पी लो। तो हम अपना इलाज जो है ना वो सेल्फ मेडिकेशन होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं। लेकिन हम जो है वो जब हमारे पास इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं तब हम जाके डॉक्टर को नहीं दिखाते, अपने वाइटल्स चेक नहीं करवा रहे होते। और जो है वो हमारे जिस्म में जो एक विटामिन की कमी है बिल्कुल, या किसी एक सर्टन चीज़ की कमी है, वो चीज़ वैसी ही रहती है, वक्त के साथ और कम होती जाती है, राइट। तो रीज़न्स ये वाले भी होते हैं कि आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब है, और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी होता है कि आपकी रूटीन डिस्टर्ब है, राइट। तो कई दफ़ा रूटीन डिस्टर्बेंस की वजह से ज़्यादातर बल्कि आपके अंदर सुस्ती और काहली वाली जो चीज़ें हैं वो आ रही होती हैं। फिर आपके टाइम मैनेज भी नहीं हो पा रहा होता, डेडलाइंस भी मीट नहीं कर पा रहे होते। तो एक चीज़ के बहुत सारे जो है वो शाखें निकल जाती हैं इसकी और कॉजेज़ बन जाते हैं इसके, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आपकी रूटीन ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज़, विटामिन्स या कोई मिनरल्स की कोई भी किसी भी चीज़ की कमी हो गई या ज़्यादती हो गई, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आप पानी नहीं पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। फिर क्लाइमेट का असर भी होता है, वेदर चेंज हो रहा होता है। और कराची में तो हम एक दिन में पता नहीं कितने वेदर देख लेते हैं कि टेम्परेचर फिर उससे कम हुआ, फिर उससे ज़्यादा, फिर हवा चल गई, समुद्री हवाएं चल गई, तो वो भी है। अच्छा जी, समझ से पूछेंगे। समझ, ये तो आप यकीनन आप सुन रहे हैं, अभी भी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, सुस्ती होती है, काहली होती है। तो ये जवाब इसका क्या दिया जाए और क्या किया जाए, किस तरह से बातें की जाएं
डॉक्टरी चीज़ों से हटकर या नीम हकीम जो हम खुद बन जाते हैं या इससे हटकर हकीमों के पास जाएं, डॉक्टर, इसके अलावा हम किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखें? असल में इंसान जो है ना ज़िंदगी, जो मैं एक बात समझ पाया, वो जो बर्थ और डेथ के दरमियान चॉइसेस का नाम है। एक फ्रेंच फिलोसोफर कहता था कि ज़िंदगी इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। हर इंसान के पास ज़िंदगी में चॉइस है कि वो ज़िंदान में बंद हो या ज़िंदान के बाहर ज़िंदगी गुजारे। हर इंसान के पास चॉइस है कि वो किस पीयर ग्रुप को ज्वाइन करे। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे होते हैं जहाँ वो जॉब तो कर रहे होते हैं, बट ऑन दी अदर एंड उनको ऐसा एक पीयर ग्रुप मिल रहा होता है जो उनको लेज़ी भी कर रहा होता है, उनको फास्ट भी कर रहा होता है। हर इंसान के पास चॉइस है कि वो जॉब करे, आज कह रहा है मैं, वो कोई अपना काम करे। तो पॉइंट इज़ दैट आपका जो भी पैटर्न है वो आपकी चॉइसेस से डिटरमाइन करता है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं उसकी वजह से सुस्त हूँ या मुझे माहौल सुस्त कर रहा है या सराउंडिंग कर रही है। मगर जवाब आप यकीनन आपने सुना होगा कि यार वेदर अच्छा नहीं है आज, इस वजह से ना सुस्ती हो रही है। अच्छा, आज खाना जो खाया ना, पता नहीं क्यों चावल खा के अक्सर लोग बोल रहे होते हैं ना, चावल खा लिया सुस्ती हो रही है। असल में ज़्यादातर बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रूस लिप्टन, वो कहते हैं जो हमारा 95% लाइफ है ना, जो प्रोग्रामिंग आ रही है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है। यानी जो पैटर्न्स हमने डेवलप किए होते हैं, जो बिलीव्स हमने सेट किए होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को ड्राइव कर रहे होते हैं। बहुत आसान तरीके अपने थॉट्स को रीफ्रेम करना पड़ेगा, अपने ख़यालात को बदलना पड़ेगा। किस तरह? जैसे कि आपने न्यू फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ बैठा, आपने मुझसे एक चीज़ पूछी कि ये सही गलत है, मैंने आपको लॉजिकल रीजंस देना शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते थे रूटीन के ऊपर, मुझे भी देर उठना बहुत बुरा लगता था और मज़ा नहीं आता था। मैंने किताब पढ़ी रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब, जिसमें उन्होंने वजाहतन ये बात समझाई गई कि जो दुनिया के टॉप रिसर्चर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने 5 AM क्लब को ज्वाइन किया हुआ है। अब वो 5 AM क्लब उठ के क्या करें, उन्होंने कहा जी फर्स्ट आवर विक्ट्री आवर होता है। सुबह का पहला घंटा उठने के बाद उन्हें मॉडल दिया 20-20-20। 20 मिनट एक्सरसाइज करें, 20 मिनट जर्नलिंग करें और 20 मिनट रोज़ कुछ नया सीखें, बिकॉज हमारे माइंड को नॉवेल्टी पसंद है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट ने मुझे एक बात कहीं ना कहीं समझाई कि जब मैं लेट उठता हूँ तो मुझे एक रिग्रेट होता है कि यार काश मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता, बिकॉज मैंने वो चीज़ पढ़ ली। अब प्रॉब्लम ये कि जिसने उस चीज़ को पढ़ा नहीं है या जिसने जल्दी उठने की या किसी भी चीज़ की बिहेवियर के पैटर्न की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, उसके लिए उसे चेंज करना प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना आज के एरा में, मैं समझता हूँ ज़िंदगी तो गुजर रही है, लेकिन मूवमेंट तो है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं है। मूवमेंट क्या है कि आज 22 तारीख है, कल 24 तारीख होगी। मूवमेंट क्या है, मैं मैनेजर था, सीनियर मैनेजर बन गया, भाई कितने एग्जैक्टली। लेकिन प्रोग्रेस क्या है कि आप जहनी तौर पर कितना ग्रो कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअली कितना ग्रो कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बदल रहे नहीं बदल रहे। मैं भी रास्ते में किसी भाई साहब के साथ आया तो उन्होंने कहा जी 1 साल गुजर गया, जॉब बड़ा हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। मैंने कहा देखो तुमने 1 साल जॉब करी ये मसला नहीं है, बट मसला है कि तुमने आने वाले साल में कोई स्किल अपग्रेड करा ही नहीं करा। यानी स्किल्स का अपग्रेड करना, माइंडसेट को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। समझ, ये जो हमारे जाहिर सी बात है, हम इस मुल्क में रह रहे हैं जिसमें मुश्किलात हैं, परेशानी है। अल्लाह ताला इस मुल्क की परेशानियों को दूर कर, अब मुल्क के हालात बेहतर कर ले। तो क्या इसका भी इंसान पर, दोनों से मेरा सवाल है, जहन पर पड़ता है, दबाव पड़ रहा है कि हालात इतने बुरे जा रहे हैं, सब जा रहे हैं कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं, महंगाई हो रही, बेरोज़गारी है, यहाँ पर क्राइम की खबर, वहाँ पर उदासी, वहाँ खुदकुशी की खबर। तो क्या ये तमाम तर चीज़ें भी आपकी माइंड को डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिससे आप बहुत सुस्त हो जाते हैं या कायल हो जाते हैं? देखिए, ऑफ कोर्स आपके इर्द गिर्द की चीज़ें और जिस चीज़ का एक्सपोजर आपको मिल रहा है वो आपके मेंटल वेलबींग पे या आपके साइकी पे जो है वो असर कर रहा है। ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रही है। ठीक है, आपके पास जो है वो इतने ज़्यादा जो है वो ज़राए नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें जो है वो आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रही हैं, एंगर की तरफ लेके जा रही हैं, तो मेंटल हेल्थ पे तो इसका असर पड़ रहा है। ठीक है, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो अनकॉन्शियसली क्विट कर देते हैं चीज़ों को कि मुझसे अब नहीं हो रहा। राइट, वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए अर्न कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, बट उनकी एक बस हो जाएगी, एक लिमिट है। राइट, वो अपने आप को एक लेवल तक पुश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बस हो जाएगी, फिर वो कहेंगे अब मुझसे नहीं हो रहा, विड्रॉ हो जाते हैं, विड्रॉ करने लग जाते हैं। ठीक है, वो वाला जो पॉइंट है ना उनका, असल में वो है कि अब सुस्ती भी हो रही है, कायली भी हो रही है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इसी स्टेट के बाद लोग प्रोकास्टिनेशन में चले जाते हैं। ज़्यादातर जो है वो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनमें आप प्रोकास्टिनेशन के मसले देखेंगे कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट बट फोर्सली कर रहे हैं, उनको पीछे से भी प्रेशर मिल रहा है, उनके साथ ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा दी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डाल दी हैं, जॉब भी कर रहे हैं साथ में, पढ़ भी रहे हैं साथ में। तो एक इंसान की एक लिमिट होती है। राइट, इसके बाद वो थकना शुरू हो जाता है।
और उस आप एक लेवल तक कहेंगे कि इसको अपनी लिमिट्स को पुश करो और जो है वो अपने आप को पुश करो, यू हैव टू वर्क ऑन इट, बट जब उस इंसान को ना आगे होप नहीं दिखती तो इसके बाद जो है ना वो कहता है किस चीज़ के लिए काम करूँ, मुझे नहीं दिख रहा। बहुत दफ़ा आपने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा तो बीच में ऐसे छोड़ देते हैं, कहते हैं मुझे नहीं लगता, पढ़ाई चेंज कर लेते हैं, मेडिकल होते हैं, दूसरे उसमें से सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, फिर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये समझ बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को, है तो बहुत छोटा वर्ड सुस्ती काहली, मगर क्या इसके जो असरात हैं वो स्टार्टिंग से मैं करूँगी रबाब से भी, क्या वो डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ ले जाते हैं ये सुस्ती और काहली का वर्ड, या ये हाँ बस सुस्ती तो हो रही है, या इस तरह से लें इसको? देखिए एक होता है हमारे बदन यानी हमारी बॉडी थक गई है, एक है कि हमारा जहन या मेरा दिल जो है ना बिल्कुल अब बस मायूस हो गया। ये दो थोड़े अलग कंपोनेंट हैं। मुझे एक बहुत कमाल का फ्रेस नहजुल बलागा तली ने कहा कि नहजुल बलागा में कि जिस तरह तुम्हारे बदन थक जाता है ना, इसी तरह तुम्हारी रूह यानी तुम्हारा जो सोल है, तुम्हारा जो दिल और जहन वो भी थक जाता है। और जब ये थके ना तो उसे हिकमत से करीब ले जाओ। आज के माशरे में जो है ना प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन है, लोग कम प्रोडक्टिव हो गए, लोग लेज़ी हो गए, लोग सुस्त हो गए। वेस्ट में आपको थोड़ा हाई नज़र आता है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन इसलिए भी क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है। हमारे यहाँ कौन सा कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है आप मुझे बताइए, हमारे किस किस्म के ड्रामे बन रहे हैं, हमारे शोज़ पे व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग, मतलब हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो आपके फ्यूचर से लेकर रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, या आपके घर की चीज़ें हों, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, पाकिस्तान के हालात हो, सियासी हालात हो, इंटरनेशनली अफेयर्स, सब आपके ऊपर असर करते हैं, मुरतब कर रहे होते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने बात की मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, नौकरियाँ हैं पर लोगों के पास वो एक्सेलेंस नहीं है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग नौकरियां लेके बैठे हैं, 100 इंटरव्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं यार वो काबिलियत ही नहीं नज़र आ रही। वो काबिलियत क्यों नहीं नज़र आ रही? बिकॉज हमारे जो तालीमी निज़ाम है, जो तालीमी इदारे हैं, वो वही बातें पढ़ा रहे हैं जो आपने मैंने 10 साल पहले पढ़ी। तो जब चीज़ें अपग्रेड नहीं होंगी तो डेफिनेटली दुनिया में डिक्लाइन आएगा। और ये डिक्लाइन की बुनियादी वजह क्या है? इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस की कमी है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत समझ आई कि हमारे जो सुस्ती काहली मेरे अंदर, अगर मैं अपनी पर्सनल ज़ात की एग्जांपल आपको दूं तो मुझे कमाल का जुमला मुझे बहुत याद रहता है, मैं उसको दोहराता रहता हूँ कि जिस जहन में आखिरत का तस्वुर हो ना, उसके कामों में गहराई होती है। मैं हमेशा ये बात समझता हूँ, मेरे वालिद की जब इंतकाल हुआ आज से 10 साल पहले, और जब उन्हें दफनाया, और जब कभी किसी का ख़ानदान में इंतकाल होता है, मैं कब्रिस्तान जाता हूँ तो मुझे हमेशा एक रिमाइंडर मिलता है कि यार वक्त कम है, ज़्यादा जितना मतलब आप मैं नौकरी कर रहे हैं, आप मैं यहाँ बैठ के कोई शो कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, हलाल रोज़ी कमाना भी ज़्यादा है, एक अच्छा काम है, लेकिन हमें हर काम को ना इस दुनिया के काम को उस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना होगा। जब हम कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे काम में सुस्ती। अल्लाह ताला ने खूबसूरत दुनिया बनाई है और हमें इसी दुनिया में भेजा, तो हमें इसी में रहने के लिए अपने आप को मसरूफ़ करना चाहिए और इसकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुश्किलात तो आती रहेंगी, किस तरह से सुस्ती और काहली से बचा जा सकेगा, क्या खाना चाहिए और किस तरह के गैदरिंग्स में बैठना चाहिए, इसके हवाले से एडवांटेजेस क्या होंगे, इससे सवाल करेंगे अपने दोनों मेहमानों से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम में एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करें जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या किया जाए सुस्ती और काहली के हवाले से। अम्मा पूछें, घर में कोई फ़र्द पूछे, फ्रेंड्स पूछें, रिश्तेदार पूछें, सुस्ती है, ऑफिस में पूछें तो सुस्ती काहली है, क्यों बैठे हो, वही सुस्ती काहली है, तो इस पर बात हो रही है। बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। और साथ ही साथ एक सवाल ऐड में ये करूँगी, क्या एज वाइज भी आपको इस फेस में चले जाते हैं कि सुस्ती हो रही, काहली हो रही, या सिर्फ एक सर्टेन एज होती है जिस पर ये हो रहा होता है? देखिए सबसे पहले तो मगर मैं आपकी बात कर रही हूँ कि बच्चे भी आजकल बोलते हैं अरे सुस्ती हो रही है। सबसे देखिए आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल किए, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सुस्ती होना और काहली होना कई दफ़ा आप जो हैं वो अपने एक सर्टन ऐसे बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हैं बोल के, ठीक है, मतलब बहाने ढूंढना कि काम ना करने के बहाने ढूंढना। अब वो काम ना करने का बहाना आपने कह लिया मुझे सुस्ती हो रही है, काहली हो रही है, बट साइकोलॉजिकली देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस बिहेवियर, राइट। और वो क्या हो सकती है? क्या वो डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो सकती है?
एंजाइटी हो सकती है। Anxiety हम हो डिप्रेशन इसलिए नहीं बोलेंगे कि डिप्रेशन को जो है वो डायग्नोज करने के लिए वी हैव अ सर्टेन क्राइटेरिया, ठीक है। वो एक लेकिन हाँ, अलग situation है। एंजाइटी या एंशियसनेस हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए सेंस ऑफ फेलियर आता है कि यार मैं नहीं कर तो पाऊंगा। वो फियर होता है आपका। एक फेयर होता है, ठीक है। राइट। और वो फेयर ये नहीं होता कि मैं काम से जो है वो काम नहीं कर पाऊंगा। फेयर ये होता है कि जिन लोगों ने मुझसे एक्सपेक्टेशन लगाई हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उस तक हम नहीं पहुंच सकते। Exactly. इसलिए अब किसी बच्चे से अगर उसके पेरेंट्स ने एक्सपेक्टेशन लगा के रखी हैं कि वो एक सर्टन सब्जेक्ट्स में, साइंस में जो है वो 80% नंबर लेकर आएगा, अब उस बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, उसे ऐसा अनकॉन्शियसली लगता है कि भाई मैं नहीं पढ़ सकता ये चीज़, तो 80 क्या मैं 70 नहीं ला 50 नहीं ला सकता, ठीक है, उसके करीब भी नहीं आ सकता, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ से क्विट करना शुरू कर देगा। फिर आपने दूसरा सवाल किया कि बच्चों के अंदर भी ये बिहेवियर आने लगा है, राइट। बच्चे का हमेशा वो बिहेवियर होता है जो वो अपने घर वालों से सीखता है, वो जुमला, वो वर्ड सराउंडिंग जो उसके इर्द गिर्द बोले जा रहे हैं, राइट। अब माँ बाप से कह रही है, बाप जो है वो दादी से ये बात कर रहा है, चाचा से कर रहा है, मामा से कर रहा है, मतलब जिससे भी कर रहे हैं, और उसके सराउंडिंग में कॉन्स्टेंटली ये जुमला चल रहा है, उस जुमले को पिक कर लेगा, राइट। इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क, उसको पता है कि जब मुझे काम नहीं करना है, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देनी है, मुझे कहना सुस्ती हो रही है, मुझे काहली हो रही है, अपने आप को जो है वो बंद कर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आप देखेंगे सेलफोन्स, गैजेट्स हैं, बिल्कुल। बाहर अब आप कहेंगे कि पुराने ज़माने के बच्चे तो ऐसे नहीं थे और अब के ज़माने के ऐसे, क्योंकि पुराने ज़माने के बच्चों के रुझान आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा था, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था, वो एक्टिविटी होती थी। अब क्या है, वीडियो गेम्स में ज़्यादा है, मोबाइल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है, और कई दफ़ा हो गए बच्चे भी बहुत। पेरेंट्स जो है वो कोशिश ये करते हैं बच्चा घर से बाहर ही ना जाए, क्योंकि हालात ख़राब है, माहौल सही नहीं है, तो आपने उसकी ना फिज़िकल एक्टिविटी को रोक दिया। तो जब आपने उसकी फिजिकल एक्टिविटी को रोक दिया तो वो साइकोलॉजी के लिए कंफर्ट जोन में चला गया कि वो लेटा हुआ है और लेटे लेटे वो अपने सारे काम कर रहा है, तो वो लेवल। अच्छा, फिर इससे फिर मेंटली तो है, मगर क्या फिजिकली भी इस पर असरअंदाज होता है? ब्लड सर्कुलेशन या जो हम कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, अपनी वर्जिश कर रहे हैं, अपने आप को एक्टिविटी में रख रहे हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, या ब्लड प्रेशर अप्स एंड डाउन तो बहुत अच्छा हो रहा है, टॉक्सिक चीज़ें निकल रही होती हैं बेसिकली। ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है। अब आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां होना शुरू हो गई हैं, ठीक है, एक ही जगह बैठ के, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं असरअंदाज कर रही है। ठीक है, क्या कहेंगे समझ हम, क्योंकि मैंने सवाल इतने सारे किए हैं, जवाब भी मिल गए, मगर इसको किस तरह से अब आगे बेहतर किया जाए कि बच्चों की भी एक्टिविटी अच्छी हो, ख़वातीन की भी हो, बुज़ुर्गों की भी हो। चले बुज़ुर्गों का तो एक फैक्टर है कि वो बेचारे अपनी एज से ज़ाहिर सी बातें वीकनेस हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों, मगर किस तरह से आगे बढ़ा जाए? इन्होंने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया, मैं उसमें बस चंद के पॉइंट्स से ऐड कर सकूँ कि आपने मॉडलिंग करनी होगी। जैसे कि अगर मैं किसी को सिखाना चाहता हूँ, मैं बच्चे को सिखाना चाहता हूँ, मैं अपने ऑफिस में अपने किसी को वर्कर को सिखाना चाहता हूँ, तो मुझे उस बिहेवियर को मॉडल करके दिखाना होगा कि देखो मैं भी कर पा रहा हूँ, तुम्हें भी उसी की तरह प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम हमारी है कि हमारे यहाँ जो अहदाफ है, यानी जो गोल सेटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया जाता है कि बुनियादी वजह कि जब हमारे अहदाफ सेट नहीं होते, कि हमें हमारे जहन को ये समझ नहीं आ रहा होता कि हमें एग्जैक्टली जाना किस तरफ है, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो हम इंटरनली ट्रिगर्ड हो रहे होते हैं। डिस्ट्रैक्शन की बहुत मेजर वजह इंटरनल ट्रिगर्स है, और इंटरनल ट्रिगर्स को अगर मैं आसान अल्फाज़ में कहूँ तो नेगेटिव इमोशन जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। जिस इंसान को एंजाइटी होगी, जिस इंसान को तन्हाई की प्रॉब्लम होगी, जिस इंसान को डिप्रेशन वाली बात जो उन्होंने कही वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया की तरफ जाता है टेम्प्रेरी स्केप के लिए, ताकि वक्ती तौर पर वो उस चीज़ से निकल सके। जैसे हम सोशल मीडिया चले जाते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, एग्जैक्टली तो जब हम वक्ती स्केप की तरफ जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर एक आई सोशल डिलेमा के नाम से, जहाँ उन्होंने बताया कि अगर आप अपने जहन को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो आपका जहन आपको कंट्रोल करेगा। बड़ा कमाल जुमला उसमें मैंने पढ़ा कि इफ़ यू आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। मतलब जो हम फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमेशा यदि बात समझ नहीं आ रही, हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी उससे ज़्यादा हमें इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे इमोशंस को इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे नेगेटिव बिहेवियर्स को इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर वो नेगेटिव इमोशंस, वो एंजाइटी ना होती तो आज ये एप्लीकेशन शायद इतनी राइज पर ना होती, बिकॉज इन एप्लीकेशंस की मेजर वजह बनाने की जिन्होंने डिज़ाइन किया गया, वो डिज़ाइन ही आपके इमोशंस को समझते हुए किया। अच्छा, तो ये जो हम बात कर रहे होते हैं कि गैदरिंग्स और उस तरह का माहौल देना,
उस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसका क्योर क्या है, क्या चीज़ खाई जाए, क्या चीज़ पी जाए, क्या एक्टिविटी की जाए और किस माहौल में जाया जाए, किन से बात की जाए जिससे हमारी सुस्ती और कायली ख़त्म हो। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुस्ती और काहिली के हवाले से बात हो रही है, तो बहुत अच्छी बातें हुई हैं, मगर क्या खाया जाए, किस तरह से अपनी एक्टिविटी की जाए। रबाब, क्या कुछ खाने पीने में भी तब्दीली की जाए जिससे हमारी सुस्ती और काहिली ख़त्म हो, या हम कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे आप समझते हैं कि एक्टिव रहेगा इंसान? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने एपेटाइट का ध्यान रखें, ठीक है। हमारा जो इस वक्त चल रहा है ना, एक ट्रेंड चलना शुरू हो गया है। आप छोटे छोटे बच्चियों को देखें, वो बहुत छोटी सी उम्र में जो है वो डाइट की तरफ चले जाती हैं, ठीक है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस तरीके से रहना है, उस तरीके से, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है डाइट की, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और वजह ये है, जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा इनके ऊपर इम्पैक्ट डाल दिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के अंदर बॉडी डिस्मॉर्फिया के भी इश्यूज़ आना शुरू हो गए। बॉडी डिस्मॉर्फिया ये है कि आप अपनी बॉडी से, अपनी सेल्फ से खुश नहीं है। जी, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरी आंखें ऐसी है, मेरी नाक ऐसी है, उसकी तरह क्यों नहीं है, उसकी तरह मैं जैसी स्मार्ट क्यों क्यों नहीं नहीं हूँ, है, मेरा रंगत मेरी ऐसी क्यों हो रही है, Exactly. बाल इस तरह क्यों है। तो ये यही। सारे कंपटीशन में भी हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। देखिए, ये चीज़ आपके अंदर का सेल्फ स्टीम जो है ना उसको ख़त्म कर रही है। आपकी खुद की नज़र में आपकी इमेज जो है ना उसको गिराती जा रही है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और इस वक्त ना पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बहुत अच्छी बात है कि क्वालिटी टाइम जो कि नहीं स्पेंड हो रहा। पेरेंट्स को नहीं पता है कि उनका बच्चा क्या स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, उसको किस चीज़ का एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मगन है, ये अपनी दुनिया में मगन है। जब, और इसमें देखिए पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती है। एक औरत है, वो दिन भर काम कर रही है, ठीक है, उसका एक बच्चा है, वो रो रहा है, तो उसके पास क्या है इस वक्त कि वो अपने बच्चे को संभाले। अपना मोबाइल है, वो दे देगी उठा के, अब उस मोबाइल में वो कुछ भी देखता रहे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मैनेज करनी है अपनी प्रायोरिटीज़, ठीक है। आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से समझ ने कहा कि मॉडलिंग, अगर बच्चा ही देखेगा कि मेरी माँ प्रॉपर टाइम मैनेज कर पा रही है, मेरा बाप प्रॉपर टाइम मैनेज कर पा रहा है, तो वो सीखेगा कि किस तरीके से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करनी है, किस वक्त में कौन सी चीज़ करनी है, किस वक्त में क्या चीज़ नहीं करनी है, राइट। आप किसी को कहते हैं कि 7 बजे आपको पहुंचना है, वो बेचारे 7 बजे घर से निकल रहे होते हैं। ये है हमारे हालात। बिल्कुल, सोसाइटी ये बन चुकी है। मगर क्या फूड में तब्दीली की जाए, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? क्या क्या फ्रूट्स में भी आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। बच्चे दूध नहीं पी रहे होते, ठीक है, बच्चे दही नहीं खा रहे होते कि नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। मदर्स को उनको ट्रेन करना पड़ेगा आप कि उनको जो है वो कोई फ्लेवर डाल के दे दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर जिस्म में दर्द है, छोटी छोटी एज में आपको ऑस्टियोपोरोसिस के मसले शुरू हो गए, क्यों प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं ये इसी वजह से हो गई हैं कि आपकी एपेटाइट और आपकी जो आप हेल्दी फूड खाने वाली चीज़ें वो हम नहीं खा रहे। बिल्कुल, ज़्यादातर हमारा रुझान जो है वो इस वक्त जंक फूड पे चला गया, रेस्टोरेंट चले गए, फास्ट फूड पे चला गया। गया। लेकिन आप जो है वो प्रॉपर हेल्दी डाइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको मेंटली हेल्दी होना है तो आपको नेचर की तरफ जाना पड़ेगा। नेचर में क्या है, आपकी नेचर में पहाड़ नहीं, कि आपको कह रही हूँ कि पहाड़ चले जाएँ या फिर आप सीधे चले जाएँ, नहीं। आपको देखिए, ग्रीन टी, ठीक है, इसके अलावा बच्चे तो ग्रीन टी जाहिर सी बातें नहीं पियेंगे। आप फ्रूट्स दें उनको, वेजिटेबल्स दें, इस तरह की चीज़ें दें उनको अपनी डाइट में, कि वो जो है वो नेचुरल चीज़ें हों, ऑर्गेनिक चीज़ें हों। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि फ्रूट्स नेचुरली चीज़ों के आगे की तरफ जाएं, जैसे पार्क चले जाएं और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, योगर्ट, मिल्क, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ज़रूरी है। अच्छा जी, किन गैदरिंग्स में बैठा जाए जिससे आपकी सुस्ती और ये जो काहिली वो ख़त्म हो, किन लोगों से बात किया जाए? आई थिंक आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको विजनरी लोग, जो ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वो लोग जो ज़िंदगी में कहीं पहुंच सके, आप उनके साथ जब अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड, आपके थॉट्स रिफ्रेम होंगे। हमें ज़िंदगी में एक बहुत कमाल की हदीस बहुत अरसे पहले अपने उस्ताद से सुनी थी कि अपने दिन में रोज़ थोड़ा वक्त निकालो किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो तुम्हें तुम्हारे ऐब बताए। मतलब मुझे उस वक्त की समझ आया कि दीन ने भी इसे बहुत एम्फसाइज़ किया कि आप अपने से बेहतर लोगों को ढूंढिए। आप ऐसी गैदरिंग्स को ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आपको कोई मेंटोर करे, जहाँ पर कोई आपको कोच करे, जहाँ पर आपको ये बता सके तुम्हारे अंदर ये गैप्स हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है ना।
बड़ा अच्छा जुमला है कि 3 दिन तुम्हारी ज़िंदगी में एक जैसे नहीं आने चाहिए, वरना तुम्हारी अकल की मौत हो जाती है। और ऑटोमेटिकली हमें बात समझनी पड़ेगी कि लोगों से सीखा जा सकता है, बट हमें उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और ये सेल्फ ज़िंदगी का एक टास्क है कि आप बेहतर लोग ढूंढिए। कोई भी इंसान ज़िंदगी में अकेले नहीं गुजार सकता ना। खुदा ने भी जब ज़िंदगी को खल किया तो एक पेड़ में खल किया। उसकी वजह ये थी, खुदा चाहता था एक बेहतर माशरा बने, लेकिन बेहतर माशरा बनाने के लिए बेहतर लोगों को ढूंढना। जस्ट लाइक बहुत से लोग पैसे की तलाश में, बहुत से लोग फेम की तलाश में, बहुत कम लोग हैं जो ये समझ पा रहे हैं कि मुझे अच्छे लोगों को भी तलाश करना है और अच्छे लोग ढूंढना सेल्फ एक हदफ है। बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा, बुक्स की तरफ भी जा सकते हैं ताकि सुस्ती काहली खत्म आई थिंक देखिए, मैंने जैसे हमेशा एक बात की, मैंने बहुत कमाल किताब पढ़ी इंसान कामिल, जिससे मुझे बहुत सारे फ़लसफ़े मिले, बट मुझे सबसे खूबसूरत फ़लसफ़ा मिला इंसान हकीम इंसान कामिल होता है। जितना इंसान सीखता है, जितना इंसान पढ़ता है, जितना इंसान इल्म हासिल करेगा, वो इल्म इंसान को बुलंदी की तरफ लेके जाता है। और इंसान बुलंदी पे तब जाता है जब उसके ख्यालात बुलंद हो। तो मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे ना, रीडर्स आर द लीडर्स। मैंने एक्चुअली इसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। मतलब मैंने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया वो मेरे रीडिंग एक्सपीरियंस की वजह से। एंड उसके लिए घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाना बहुत ज़रूरी है। अफलातून भी कहता है घर की रूह उसका किताब खाना है, जो कि आज के घरों में आपको घर तो मिलेगी लेकिन घर में रूह नहीं है, बुक्स नहीं मिलेंगे। और बच्चों के को वो रुझान भी नहीं कि माएँ, जिस तरह रबाब कह रही थी और हमने भी देखा, हमारे घर में भी ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा है या कुछ हो रहा है, बोर हो रहा है, कोई काम नहीं है तो भाई मोबाइल ले लो, चलो यूट्यूब देख लो, उसमें कोई कार्टून देख लो, कोई ऐसी चीज़ें देख लो। तो ज़रूरी है कि फिर बुक्स, और कुरान मजीद भी हमारे पास सबसे बेस्ट हमारी मेजॉरिटी जो है ना, हमारे मेजॉरिटी में आपकी बड़ी कमाल की बात पे कंक्लूड करूँ कि हमारे 95% में कोई जितनी किताबें मैं पढ़ सका समझ पाया, हमारे मेजॉरिटी फॉलोअर्स की रहेगी। हमारे लीडर माइंडसेट हमेशा 5% ही है। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो मुझे एक बात समझ आती है, वो जो कर रहे हैं वो 95% लोग भी वही कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ज़िंदगी में डिफरेंटली कुछ सोच पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को अपनाया जाए। और हमने आपको बताया कि किस तरह से सुस्ती और काहली को ख़त्म किया जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया रबाब आपका और समद आपका। थैंक यू। भाई सबसे बड़ी और बेहतर चीज़ जो है वो किताबों को दोस्त बना लें, वर्जिश करें और नेचर के करीब चले जाएं। पहाड़ों पे तो हम नहीं जा सकते, रोज़ तक महंगाई का ज़माना है, मगर आप ये है कि पार्क चले जाएं, बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी दें, दीन की बातें सिखाएं, दुनियावी बातें सिखाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वालिदैन ही अपने बच्चों को आगे लेकर इस सुस्ती और काहली से, और हम खुद भी अपने आप को जब तक नहीं निकालना चाहेंगे नहीं निकाल सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखते हुए आगे बढ़ें। और सुस्ती काहली का सबसे बड़ा आंसर ये है कि मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स ने जो हमारे अतराफ़ जो चीज़ें हैं, हम सबसे पहले मोबाइल उठा के वो चीज़ देख रहे होते, तो इसका नुकसान भी है कि हम सुस्ती और काहली की तरफ जा रहे हैं। खाने के हवाले से अच्छा फूड खाएँ और घर का खाएँ, फ़ास्ट फूड ना खाएं। बहुत ज़्यादा हम फ़ास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें तर्क करें और अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए एक्सरसाइज भी करें। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की और आज के प्रोग्राम से इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।